विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से सभी धार्मिक गिरोह आतंकित रहते हैं। उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि उनकी पोल न खुल जाए, इसलिए वे अपनी पुरानी सड़ी गली रवायतों को साइंस से जोड़ने की भरपूर कोशिशें करते हैं। जाकिर नाइक जैसे लोग इस काम में जितनी जद्दोजहद करते हैं, उतनी मेहनत अगर समाज की बुनियादी परेशानियों को हल करने में लगाते तो समाज अपनी व्यथाओं से कब का उबर चुका होता। लेकिन धार्मिक प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को गुमराह करना ही जिनका काम है, वे भला समाज के भले की सोच भी कैसे सकते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से घबराए तमाम धार्मिक गिरोहों ने साइंस के नाम पर कुछ ऐसे झूठ रचे हैं जो ऊपरी तौर पर बिल्कुल सच्चे लगते हैं, लेकिन जब हम इन भ्रामक बातों की पड़ताल करते हैं तो इनकी पोल खुल जाती है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे इस्लामिक प्रोपेगेंडे की जिसके बारे में लगभग हर मुसलमान बातें करता हुआ मिल जाता है। इस किस्से में फिरौन की लाश है और एक डॉक्टर है जिसने इस लाश की जांच करने के बाद कुरान को सच पाया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे। उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्टा का। मम्मी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त था, और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहां एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें यह लिखा है सूरह यूनुस में सूरा नंबर 10 आयत नंबर 92 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। वो चौंक गए। कुछ साल बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। इस पूरी कहानी को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सच में फिरौन की लाश मिली थी? क्या सच में जो लाश मिली थी उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। 1881 में मिस्र के दक्षिणी इलाके से एक मम्मी मिली थी। ये आर्कियोलॉजी के हिसाब से बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इस खोज में जो मम्मी मिली थी वो मिस्र के सबसे ताकतवर सम्राट रामसेस द्वितीय की थी। इसके मिलने के करीब 100 साल बाद इस मम्मी को व्यापक चिकित्सीय जांच के लिए फ्रांस मंगवाया गया, क्योंकि इजिप्ट की सरकार ने पाया कि मम्मी तेजी से नष्ट हो रही है और मिस्र में उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस मम्मी की गहराई से जांच कर सके और उसे नष्ट होने से रोक सके। जब ये मम्मी मिस्र से फ्रांस पहुंची तो इसकी जांच शुरू हुई। इस ऑपरेशन में दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स शामिल हुए। आर्कियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और भी कई क्षेत्रों के अलग अलग विद्वान थे जिन्हें मम्मी की इस जांच में शामिल किया गया था। इन्हीं में से एक थे फ्रांस के एक डॉक्टर जिनका नाम था मॉरिस बुकाए। बताया जाता है कि इस मम्मी की गहन जांच के बाद जब वे एक सेमिनार में भाषण दे रहे थे, उसी दौरान एक जाकिर नाइक टाइप मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान की एक आयत उन्हें पढ़कर सुनाई, जिसे सुनकर मॉरिस बुकाए ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस आयत में लिखा था, इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस को ये सोचकर बहुत हैरत हुई कि इस लाश के समुद्र में डूब मरने की जिस बात का पता उन्होंने अब लगाया है, वो बात कुरान में 1400 साल पहले ही लिखी हुई है। रामसेस द्वितीय की मम्मी के परीक्षणों से डॉक्टर मॉरिस ने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति की ये लाश है उसकी मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि उस मम्मी पर समुद्री नमक का सबूत मिला था। इससे उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये लाश उसी फिरौन की है जो मूसा का पीछा करते हुए समुद्र में डूबकर मर गया था। कुरान में अल्लाह ने इसी लाश को हमेशा के लिए निशानी के तौर पर बचाए रखने की बात की है, जिससे प्रभावित होकर डॉक्टर मॉरिस ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो आइए इस पूरी कहानी की पड़ताल कर लेते हैं। 1881 में जो मम्मी मिली थी, जिसे डॉक्टर जाकिर के गुरु डॉक्टर मॉरिस ने कुरान वाले फिरौन की लाश मान लिया, वो मम्मी रामसेस द्वितीय की थी। इस बात की पुष्टि दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। आप इजिप्शियन आर्कियोलॉजी के ऑफिशियल पेज पर जाकर देख सकते हैं कि ये मम्मी जिसकी फ्रांस में जांच हुई थी वो रामसेस द्वितीय की थी, जिसका शासनकाल 1273 ईसा पूर्व से 1213 ईसा पूर्व के बीच में था, यानी आज से करीब
करीब 3250 साल पहले। अब मूसा की बात कर लेते हैं। इतिहासकारों के बीच मूसा के जन्म की तिथि पर काफी मतभेद हैं, लेकिन सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि मूसा की मृत्यु 1407 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी आज से करीब 3400 साल पहले। इस तथ्य के आधार पर रामसेस द्वितीय मूसा के 2 सदी बाद के व्यक्ति साबित होते हैं। इससे मॉरिस बुकाय का ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद साबित होता है कि ये मम्मी मूसा के समय वाले किसी फिरौन या फराओ बादशाह की है, जबकि इस बात के ठोस सबूत हैं कि ये मम्मी मूसा के 200 साल बाद वाले इजिप्शियन बादशाह रामसेस 10 सेकंड की है। डॉक्टर मॉरिस के चेले कभी ये नहीं बताते डॉक्टर मॉरिस ने ये दावा किस आधार पर किया। जब ये तय हो चुका है कि मॉरिस जिस मम्मी के परीक्षण में शामिल थे वो मूसा के दुश्मन फिरौन की नहीं थी, बल्कि ये रामसेस द्वितीय की मम्मी थी, तो उन्होंने किस आधार पर इस मम्मी को मूसा के समकालीन वाला फिरौन मान लिया। फिरौन, जिसे कुरान और बाइबिल में विलेन के रूप में दर्शाया गया है, वह कोई एक बादशाह नहीं था, बल्कि एक राजवंश था। अब इस राजवंश के किस राजा ने मूसा के पीछे घोड़े दौड़ाए, ये बात बाइबिल या कुरान में कहीं भी नहीं है। बाइबिल, तोरा और कुरान की मान्यताओं के अनुसार फिरौन की सेना से बचते हुए मूसा जब सागर के किनारे पहुँचे तो खुदा ने उनके लिए समुद्र में से रास्ता निकाल दिया था, जिसमें से मूसा तो निकल गए, लेकिन फिरौन और उसकी सेना डूब गई। इसका वर्णन यहूदियों की तोरा में है, बाइबिल में है और कुरान में भी है। अब कुरान में अल्लाह ने फिरौन की लाश को सुरक्षित रखने की बात की है, तो फिरौन की लाश भी तो होनी चाहिए। इसी झूठ को जस्टिफाई करने के लिए ये पूरी कहानी गढ़ी गई है। रामसेस द्वितीय की मम्मी की जांच में शामिल आर्कियोलॉजिस्ट या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कभी भी डॉक्टर मॉरिस की गपबाजी का समर्थन नहीं किया, बल्कि उस जांच दल में शामिल अलग अलग फील्ड के माहिरीन विद्वानों ने हमेशा डॉक्टर मॉरिस की बातों का खंडन ही किया है। लेकिन इस्लामिक गिरोहों के हाथों बिकी हुई मीडिया ने इन वैज्ञानिकों को ज्यादा तवज्जो कभी दी ही नहीं और इसके उलट मॉरिस बुके की जहालत को खूब प्रोपेगेट किया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और गहरा राज छुपा है, जिस पर कभी कोई गौर ही नहीं करता। डॉक्टर मॉरिस बुके रामसेस द्वितीय की मम्मी की जांच टीम में क्यों शामिल किए गए थे, ये बड़ा सवाल है। वो मम्मी के एक्सपर्ट तो थे नहीं, बल्कि वे तो एक फिजिसिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे, जिनका इस मम्मी की जांच में कोई काम ही नहीं था। फिर भी वे शुरुआत से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ था? आप हमेशा यही सुनेंगे कि डॉक्टर मॉरिस बुके फ्रांस के एक डॉक्टर थे जिन्होंने उस मम्मी की जांच की थी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जिस समय उन्हें रामसेस की मम्मी की जांच टीम में शामिल किया गया था, उस समय वे अरब के सुल्तान शाह फैजल के फैमिली डॉक्टर थे। इसके साथ ही वो मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के निजी डॉक्टर के तौर पर भी नियुक्त किए गए थे। अरब के सुल्तान शाह फैजल और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात, इन दोनों मुस्लिम नेताओं के सबसे खास आदमियों में से एक थे डॉक्टर मॉरिस बुके। अभी तक आपको ये पूरा माजरा समझ आ जाना चाहिए। धर्म की झूठी मान्यताओं को सच साबित करने के लिए किसी एक आदमी को खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हर युग में मठाधीशों के द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले में डॉक्टर मॉरिस को खरीदा गया था और इसके पीछे 2 मुल्कों की ताकतें काम कर रही थीं। ये पूरी तरह एक प्रायोजित कार्यक्रम था जिसमें मॉरिस बुके का इस्तेमाल किया गया ताकि धर्म की गिरती शाख को विज्ञान का मजबूत सहारा मिल सके। सवाल ये भी है कि डॉक्टर मॉरिस ने इस मम्मी को समुद्र में डूबा हुआ कैसे साबित किया? क्या डॉक्टर बुके को ये जानकारी नहीं थी कि प्राचीन इजिप्ट में मम्मी को तैयार करने की एक खास विधि हुआ करती थी, जिसमें एक तरह का मसाला तैयार किया जाता था जिसे मृत की देह पर लपेट दिया जाता था। इस मसाले में नमक का भी उपयोग किया जाता था, केवल इसलिए कि मम्मी के अवशेषों में नमक था। ये कैसे मान लिया जाए कि वो समुद्र में डूबकर मरा था? एक अनुमान के मुताबिक इजिप्ट में प्राचीन काल से लेकर 14वीं सदी के बीच तकरीबन 1 करोड़ लाशों को मम्मीकृत किया गया था और उनमें से तकरीबन 14,000 मम्मियों को पिछले 200 सालों के दौरान खोजा भी जा चुका है, जिनमें कुछ इजिप्शियन सम्राटों की मम्मियां हैं तो कुछ उस दौर के रुतबेदार धनाढ्य लोगों की भी मम्मियां हैं। और इन सभी मम्मियों को तैयार करने की विधि लगभग एक समान है, सभी में नमक की मात्रा मिलती है। तो इस आधार पर क्या ये मान लिया जाए कि ये सारी लाशें समुद्र में डूबकर मरी थीं? सच तो ये है कि इजिप्ट में अभी तक कोई ऐसी मम्मी मिली ही नहीं जिसकी जांच में ये पता चला हो कि उसकी मौत डूबने से हुई थी। रामसेस द्वितीय की मम्मी की जांच में दुनिया के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए थे।
जिनके लिए ये पता लगाना कि मम्मी की मौत कैसे हुई कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपनी जांच में ये पाया भी कि मरते समय रामसेस को कई प्रकार की बीमारियां थीं। जांच दल की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार रामसेस द्वितीय की मृत्यु 90 साल की उम्र में हुई थी। आर्थराइटिस से पीड़ित था, जो उसकी मौत की मुख्य वजह बनी। आप इजिप्ट के ऑफिशियल आर्कियोलॉजी वेबसाइट से रामसेस द्वितीय की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि उसकी मौत डूबने से हुई थी। तब किस आधार पर डॉक्टर मॉरिस ने ये दावा किया था कि रामसेस की मृत्यु समुद्र में डूबने से हुई? अब बात करते हैं कुरान के उस आयत की जिसमें लिखा है, इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी बन जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से लापरवाह रहते हैं। सूरह यूनुस की इस आयत की बात करने से पहले जान लीजिए कि कुरान और बाइबल से बहुत पहले भी मिस्र में मम्मियां मिला करती थीं, क्योंकि कुरान और मोहम्मद के दौर से बहुत पहले से ही पिरामिडों के खजाने की सेंधमारी करना पूरे अरबी इलाके के लिए एक तरह का काला धंधा हुआ करता था। इसलिए वहाँ के आम लोगों को मम्मियों की जानकारी प्राचीन समय से ही थी। इन मम्मियों पर आधारित हजारों किस्से अरब के समाज में प्रचलित थे। फिरौन वाली कहानी को कुरान वालों ने बाइबिल वालों से चोरी किया है, बाइबिल वालों ने यहूदियों से चुराया है और यहूदियों ने इस किस्से को समाज में प्रचलित कहानियों से चुराकर अपनी आसमानी किताब में घुसेड़ा है। इसलिए इन तीनों मौसेरे भाइयों की आसमानी किताबों में रेगिस्तानी सभ्यता में प्रचलित प्राचीन किंवदंतियों का भरपूर दर्शन मिलता है और कुरान की ये आयत भी उसी मरुस्थलीय दर्शन का हिस्सा है। आखिर में एक सवाल और, मूसा की कहानी का सच क्या है? यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की कहानियों में जो मूसा और फिरौन का चित्रण है, उसका कोई ऐतिहासिक सबूत उपलब्ध ही नहीं है। मूसा द्वारा जिस लाल सागर को पार करने की बात ये तीनों धर्म के अनुयायी मानते हैं, वो केवल गप मात्र है। डॉक्टर मॉरिस बुके और फिरौन की लाश से जुड़े तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह झूठ को जिंदा करने के लिए सच का गला घोटा जाता है और किस तरह विज्ञान या वैज्ञानिकों का इस्तेमाल पाखंड को मजबूत करने के षड्यंत्रों में किया जाता है। इससे ये भी साबित होता है कि धर्म, राजनीति और मीडिया के गठजोड़ से दुनिया को बड़ी आसानी से बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। धर्म से जुड़ी इस तरह की प्रत्येक गपबाजी पर यकीन करने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि आखिर आज इन बकवासों को विज्ञान के प्रमाण पत्र की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। सोचिएगा जरूर। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।